नमस्कार दोस्तों, 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी जानकारी आप सभी लोगों को होगी और आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप भी कर दिया होगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करें। आखिरी डेट का इंतजार ना करें। आखिरी के समय में सर्वर थोड़ा सा इशू होता है और दिक्कत आपको होगी और फॉर्म का बहुत कम चांस है कि डेट आगे बढ़े, तो आखिरी डेट तक इंतजार ना करें। बाकी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सर 72वीं बीपीएससी का जो हमारा एग्जाम आने वाला है और खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं चर्चा करूंगा। उस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सर मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन तो छोड़िए, एक बार भी रिवीजन का हमको समय नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण है कि हमको समय नहीं मिल रहा और मल्टीपल रिवीजन हम कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स को मिला करके चलना है और कैसे आपको टारगेट रखना है कि अभी मैं 31 लिखा हूं, यानी कि यहां से अभी से जो भी आपको आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक महीने के अंतर्गत यानी कि 30 दिन तक आपको कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर कैसे करें हमारा मल्टीपल रिवीजन और एमसीक्यू को हमको कैसे करना है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास रिवीजन का कोई प्लान नहीं है, अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन वो वर्स्ट है, आप का नहीं निकलेगा मतलब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पा रहे, इट मींस कि आपका चांस है, चांस क्या मतलब मान के चलिए आप 100% मान के चलिए, बहुत लक बाई चांस होगा कि आपका सही हो जाए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका सही होगा। तो याद रखना है, रिवीजन अगर आप करने का प्लान नहीं है आपके पास, आप उस टॉपिक को मत पढ़िए, घर पे सो जाइए। दैट वाज मच मोर मतलब बेसिकली आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि कम से कम नींद आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, इफ यू डोंट हैव रिवीजन प्लान, भूल जाइए, नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने माइंडसेट को, माइंडसेट क्या होता है। अभी आईपीएल चल रहा है, आप में से कुछ लोग थोड़ा फॉलो भी कर रहे होंगे, एग्जाम है तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन स्कोर वगैरह सुनते तो जरूर होंगे क्योंकि क्रिकेट का फैन तो बच्चा बिहार में लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं। अब हमको यह बताइए कि 200 रन आज से 5 साल पहले तक 200 रन कोई आम था क्या? 200 रन कोई टीम अगर बनाती थी तो इट मींस कि वो टीम जो है इस मैच को आराम से जीत जाएगी। लेकिन आज के डेट में 200 रन का माइंडसेट का क्या, कुछ भी नहीं है। 200 रन कोई टीम 200 रन बनाती है तो बोलती है कि बिलो पर स्कोर रहा है, 250 करना चाहिए था, सो दैट दे कैन चेज द थिंग। तो सिनेरियो इज दैट कि माइंडसेट क्या है, जो वैभव सूर्यवंशी अपने बिहार से, क्या है माइंडसेट कि हर बॉल को हिट करना है। तो ये माइंडसेट अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करें कि 150 का क्वेश्चन है तो हम लोग माइंडसेट शुरू में ही रखते हैं कि सर ठीक है हमको 90-100 लाना है, तो फिर जाकर के 70-80 पे अटक जाते हैं। अरे माइंडसेट 100 का माइंडसेट अगर आप रखेंगे कि हमको 140 टिक करना है सही, तब जाके कहीं आप 100-105 पे आइएगा। एकदम क्लियर कट बता रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, लेकिन फिर भी आप 80% से ज्यादा एक्यूरेसी रेट थोड़ी रखिएगा। और 80% एक्यूरेसी रेट अगर आप रखते हैं तो जैसे मान के चलिए, लेट अस सपोज कि अगर मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का आप जो है 135 क्वेश्चन अगर आप इसका बनाए, 135 क्वेश्चन अगर आप इसका बनाए, तब अगर 80% आप एक्यूरेसी रेट रखते हैं, तब जाकर के आपका स्कोर जो है 100 प्लस जो है इसके आसपास रहेगा। तो मतलब 135 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना ही लेना है। तो क्या गरीबों वाली जिंदगी लास्ट में करके कि सर मेरा 81 आ रहा है, मेरा ये कैटेगरी है, क्या मेरा मेंस होगा, क्या ये होगा, एकदम बिल्कुल उस चीज को दिमाग से निकालिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग को इस पहलू में लेकर के आगे बढ़ना है। तो 30 दिन आप अपने अंदर से, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं 30 दिन अपने आप को समय दीजिए। 75 घंटे में आप सिलेबस खत्म कर सकते हैं। सिलेबस खत्म मतलब इन टर्म्स ऑफ ये नहीं मैं बोलूंगा कि पूरा टॉपिक आप खत्म कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ की जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है उसको आप खत्म कीजिएगा। अब देखिए, इस चीज के लिए मैं आपको समझाता हूं। एक रेशियो होता है 70:20:10। ये 70-20 10 का क्या रेशियो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि आप इसको खत्म कर सकते हैं अगर आप के सामने सही नोट्स मिल जाए। क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, मुश्किल होता है कि जो एग्जाम में आ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक को बताना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं जो अपने मेंटरशिप के अंतर्गत बच्चों को नोट्स देता हूं, जैसे आप देखिए, लेट अस सपोज कि यहां पे एक चंपारण सत्याग्रह हैंड रिटेन नोट्स है जो मैं आप लोगों को बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं। अब जैसे बीपीएससी जो है अफलातून क्वेश्चन है, चंपारण से हर साल क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे लेट अस सपोज अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि गांधी जी जब मुजफ्फरपुर आए थे, तो मुजफ्फरपुर जब आए थे तो किनके घर में रुके थे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सोचिए, 1 2 3 4 5
आपके दिमाग में आ रहा होगा जेबी कृपलानी, जरूर आ रहा होगा आपके दिमाग में, जो कि गलत उत्तर है। जेबी कृपलानी गलत उत्तर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मैकेनी। प्रोफेसर मैकेनी के घर रुके थे और रामनवमी प्रसाद से उनकी वही मुलाकात हुई थी, और ये वही रामनवमी प्रसाद हैं जो कि गांधी जी का मदद किए थे कि बिहार में उस समय में कैथी और उर्दू लिपि में सारा डॉक्यूमेंट था उसको ट्रांसलेट करने में। अब लेटर सपोज कि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, गांधी जी पटना आए थे सबसे पहले, आप सबको पता है। पटना आने से पहले वो कलकत्ता से आए थे, तो कलकत्ता में उनकी मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उनको रिसीव करने गए थे, तो कलकत्ता में किसके घर रुके थे और कहां पे राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई थी? सोचिए, 1 2 3 4 5, नहीं बता पाए? भूपेंद्र नाथ बासु। तो इस टाइप के सारे टॉपिक से देख रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक से आपको हैंड रिटेन नोट जो है हर टॉपिक का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 30 मई तक मैं हैंड रिटेन नोट्स आपको पूरा प्रोवाइड कर दूं हर सब्जेक्ट का, अगर आप मेरे मेंटरशिप में हमारे बैचेस वगैरह को इनरोल करते हैं। तो कैसे करना, क्या करना, मैं आपको लास्ट के अंत में बता देंगे। देखिए एक एक पहलू, साथ ही साथ आपको इससे भी क्वेश्चन आता है कि बियॉन्ड सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह के अलावा गांधी जी ने क्या किया? स्कूल्स वगैरह ओपन किए, गर्ल्स स्कूल ओपन किया, पहला गर्ल्स स्कूल जो ओपन किया था 40 स्टूडेंट के साथ भितलवा गांव में। तो ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो ऐसे हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड आपको कराते हैं। तो यदि आप 30 घंटे भी प्रतिदिन 2.5 घंटे फोकस क्लास करते हैं तो 75 घंटे में पूरा सिलेबस आपका कवर हो सकता है, यानी कि आप ढंग से कीजिएगा। 70 दिन पर्याप्त से अधिक है, तो अभी भी समय की कमी नहीं। समस्या ये नहीं कि समय की कमी है, समस्या ये है कि आपका घिसा पिटा ट्रेडिशनल माइंडसेट आपकी समस्या है। आप पिछले साल भी वही कर रहे थे जो इस साल कर रहे हैं, तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन, आप ज्यादा रिजल्ट में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। लक बाई चांस कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन कुछ आपको अलग करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा, कुछ स्पार्क तरीके से करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप सफलता की तरफ बढ़िएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कब तक बाउंड्री लाइन के पास रहिएगा, कि 100 प्लस 100 मार्क्स की बात जब हम करते हैं, या 90 से 100 जब हम लोग बोलते हैं सर 90 से 100 दिस इज आप सेफ स्कोर, सारी चीजें क्या पता जैसे 66 में बढ़ गया कट ऑफ, इस बार भी बढ़ जाए। तो हालांकि आप माइंडसेट, हम बोले, ये नहीं बोले कट ऑफ इतना बढ़ेगा, कट ऑफ 90 के पास ही रहेगा, लेकिन माइंडसेट आप 140 का रखिएगा। 140 हमको लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 140 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 140 हमको लाना है और जाइएगा उसके लिए, तब जाकर के आप 100 तक आइएगा। तो 140 वाला माइंडसेट रखिए कि गलत हो रहा है तो सर क्यों गलत हो रहा है, और सही हो रहा है तो उसमें ऑप्शन में देखिए कि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से आपको समझना है कि उसमें जो अन्य ऑप्शन है ऑप्शन के आधार पर हमको कैसे सही करना है। साथ ही साथ जैसे वही वाला चीज है, T20 में अब 150 नहीं 200 रन नॉर्मल है। वैसे 71वीं बीपीएससी के बाद गेम बदल चुका है और 140 का नियम अब आपको समझना है। 140 का आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए कि 140 के लिए हमको जाना है। वही अगर हम बात करते हैं, होता क्या है कि ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या, हम लोग सोचते हैं 100 मार्क्स मतलब 100 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जबकि आपको माइंडसेट 140 का करना, हमको 140 लाना है। सोच के चलिए, पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोचने में क्या है और उस हिसाब से मेहनत करने में क्या है कि हमको 140 लाना है। इसके अलावा 10-15 भारी किताबें रिवीजन। आप देखिए, सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा वजह होता है कि एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन का आपके पास समय नहीं होता है। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो 10 से 15 भारी किताबें रिवीजन के लिए असंभव है। तो लास्ट में शॉर्ट नोट्स और तेजी से रिवीजन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये क्या है, हम इसमें आपको पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स है चंपारण सत्याग्रह का। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होता है तेजी से रिवीजन होता है। बनाने आप बैठिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से है। बिना दिशा के सब कुछ पढ़ना फ्रस्ट्रेशन होता है। और प्रायोरिटी आधारित जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आधार पर महत्वपूर्ण करना। सिलेक्शन सब कुछ पढ़ने से नहीं बल्कि यह जानने से होता है कि क्या पढ़ाया जाए, कहां से क्वेश्चन आए और किस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कुछ अनिवार्य नियम है, जैसे केवल बीपीएससी जैसे हम लोग होता क्या, जैसे अभी एईडीओ का पेपर हुआ, तो कुछ अगर मान के चलिए अभी एईडीओ का पेपर हुआ तो एईडीओ में साइंस बहुत टफ था। अरे बाबू रे, वो एईडीओ का पेपर था, बीपीएससी का पेपर नहीं था। जरूरी नहीं है कि एईडीओ में साइंस इतना अफलातून रहा है तो बीपीएससी में भी साइंस इतना अफलातून रहे। बीपीएससी सैनिटरी के पेपर में साइंस इतना अफलातून रहा है तो बीपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में भी अफलातून रहे, ये जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को मानक मानेंगे। कई सारे कोचिंग संस्थान जो होते हैं या खासकर जो टेस्ट सीरीज हम लोग भी देखते हैं, जबरदस्ती का सारे क्वेश्चन में अगर 150 क्वेश्चन है तो उस 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड बना देगा। अरे भाई, आज तक कभी हुआ है? आज तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे हार्ड पेपर 69 का रहा है और 72 का रहा है। तो आज तक कभी रहा कि 150 का 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड हो? नहीं ना। तो इतना लोड क्यों लेना है मेरे भाई?
तो बीपीएससी सिविल सर्विस का जो पैटर्न, उस पैटर्न पे जाइए। सबसे बड़ा जाल अन्य परीक्षा जैसे एडीओ या फिर यूपीएससी, हम सोचते हैं कि वैसा पेपर आएगा, नहीं भाई, उसमें साइंस टफ आएगा तो इसमें थोड़ी साइंस टफ आएगा। ये बीपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा के आधार पर चलेगा। तो आप अन्य एग्जाम को मत मानिए पैमाना, आप मानिए कि केवल सिविल सर्विस परीक्षा को, कंपटीशन जो आपका एग्जाम है उसके आधार पर आप उसको पैमाना मानिए, उसके आधार पर आप उस चीज को समझिए। साथ ही साथ सफलता का 70-20-10 का फॉर्मूला, यानी कि 10% लक अगर दो ऑप्शन के बीच में आप ला रहे हैं, जैसे 4 ऑप्शन है, अब तो 5 हो गए लेकिन 4 ऑप्शन करने वाला है, तो उसमें अगर 2 ऑप्शन पे एलिमिनेट कर रहे हैं तब आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, तब आपका 10% काम बन जाता है। लेकिन 90% काम आपके नोट से ही होगा, 90% काम आपके कंटेंट सही होगा। अब जो बताया था 10-20-70 का रेशियो, 20% एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट आप कितना अच्छा कर रहे हैं, सिली मिस्टेक को रोकने के लिए 20% आपके सिलेक्शन में मदद करेगा। और 70% आपका कोर नोट और रिवीजन जो है, ये 15 किताब के बजाय आप अगर शॉर्ट नोट्स कीजिएगा तो लास्ट मिनट का रिसेंस यानी कि अफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट पैदा होता है और 100+ स्कोर जो है आपका सुनिश्चित होता है। मल्टीपल टाइम्स आप बार बार चीज को रिवाइज कीजिए, इट विल श्योरली हेल्प। अब रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, तो किताबों का बोझ जो है इसको नहीं करना है। किताब जो है 10-15 भारी किताब आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उनकी तैयारी हाफ हजार होती है। अंतिम 70 दिनों में 15 किताब को रिवाइज करना बिल्कुल असंभव है। तो शॉर्ट नोट्स की ताकत, यानी कि शॉर्ट नोट्स की ताकत, जब आपके मटेरियल कम होता है तो रिवीजन बहुत आसान होता है, तेज होता है। इसलिए मटेरियल कम रखिए, रिवीजन तेज होगा। इससे छोड़ो जो 3-4 पेज का 3-4 पेज का हम आपको देते रहेंगे, उसको रिवाइज करते रहिए। टॉपिक में आपको क्रक्स मटेरियल मिलता है हमारे बैचेज में, सारथी के बैच में, उसको आप रिवाइज करते रहिए और एमसीक्यू आपका और उसको एमसीक्यू लगा उससे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको अगर बताते चले प्रायोरिटाइज मैट्रिक्स क्या है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, करंट अफेयर्स आ रहा है, तो सबसे ज्यादा सवाल अगर यहीं से बन रहा है तो इसको अंत के लिए मत छोड़िए। अंत के लिए मत छोड़िए कि मैगजीन आएगी उसको हम घोट लेंगे, या आपके एक बहुत ही घटिया थिंकिंग है और लास्ट में गड़बड़ होता है। कोर पिलर में इतिहास और विज्ञान जैसे साइंस और हिस्ट्री जो है, खासकर अगर हम बात करते हैं एंशिएंट और क्रोनोलॉजी हमको समझ में नहीं आता तो कंफ्यूज, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, किसके बाद क्या आया, कौन आया, तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट उसमें देखिए। अदर सब्जेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि हमेशा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़िए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़िए। जो मन करे वो पढ़ने किएगा, जो मन करे वो नहीं पढ़ना है तो उससे एग्जाम में जो आएगा उसको पढ़ना और क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्रोनोलॉजी में जैसे घटनाओं को टाइमलाइन के क्रम में देखिए, जैसे रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट के बाद जैसे हम बात कर सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जालियांवाला बाग मैस्करेट हुआ, इधर आपकी खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कंस्ट्रक्टिव कार्य शुरू हो जाता है, स्वराज पार्टी बन जाती है, स्वराज पार्टी के बाद हम देखते हैं सामन कमीशन आता है, सामन कमीशन का विरोध होता है, 1930 में सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट आ जाता है, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट का पुनः पैक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो 1935 का इलेक्शन, 1935 का अधिनियम आता है, 1937 में चुनाव होता है, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऐसे पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल जो है अपने दिमाग में आप लोग को रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी कि सुंग वंश पहले आया या कानवा वंश आया, तो पूरा क्रोनोलॉजिकल दिमाग में आपको रखना है कि सर कैसे हरियंक आया, हरियंक के बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग के बाद नंद आए, नंद के बाद मौर आए, मौर के बाद हम कह सकते हैं सुंग आए, सुंग के बाद कानवा आए, कानवा के बाद हम कह सकते हैं सलवाना आए, इसके बाद आपके कुषाण भी आ जाते हैं, फिर उसी बीच में आपको गुप्ता वंश का आ जाता है, गुप्ता वंश के बाद बिहार वैक्यूम हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पाला आए, पाल के बाद हम देखते हैं कैसे आप भाई आपके उसी पैरेलल आपके नॉर्थ बिहार में कर्नाटक चला। तो ऐसे करके पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके दिमाग में रखना है, तब जाकर के आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। तो 360 डिग्री अप्रोच रटने के बजाय लिंक करें, जैसे दादा भाई नरोजी का नाम दिखे तो तुरंत 1886 कांग्रेस का अधिवेशन, उससे जुड़े सभी फैक्ट्स को दिमाग में रखिए कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहते थे, क्यों कहते थे, क्या था इसके पीछे का लॉजिक, क्या क्या मॉडरेट लीडर में क्या क्या इनका योगदान था। तो 20% एक्सक्यूशन या चूक प्रैक्टिस, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल प्रैक्टिस क्या है, तो केवल रटे रटाए सवाल ना करें, बीपीएससी के ऑप्शन के नए सवाल बना करके प्रैक्टिस करें, ताकि परीक्षा में कुछ नया या अचंभित करने वाला आपको ना लगे। और द मिस्टेक, यानी कि जब जो आपका टेस्ट पेपर है इसकी गलतियों का विश्लेषण करने के लिए एक अलग कॉपी आप बनाएं, और केवल सही उत्तर जानना पर्याप्त नहीं, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शंस को कितना आप एलिमिनेट पढ़ रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को सुधारना, और जो ऑब्वियस बात है कि सिली मिस्टेक्स को आपको शून्य करना है, और तब जाके आपको कहीं सफलता की तरफ
आप बढ़ेंगे। हार्ड वर्क बनाम स्टार, देखिए दीवार को धक्का देना इज जस्ट लाइक अ हार्ड वर्क। बिना दिशा के सब कुछ पढ़ लेना दीवार को धक्का देने के बराबर है। आप सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा, अंत में केवल और केवल आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। वही स्मार्ट वर्क क्या है कि गर्म लोहा है, लोहा को गर्म है, गर्म लोहा लोहा आपसे मुड़ जाता है, लेकिन ऐसे लोहा को आप धक्का दीजिए नहीं जाएगा। तो सही मटेरियल और सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है जो डाइजेस्ट हो सके। हार्ड वर्क जरूरी नहीं लेकिन सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं। हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं। इस जो नाजुक मोड़ है, इस नाजुक मोड़ में आपको स्मार्टली तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है। असली परीक्षा जो है एनालिटिक कैपेसिटी आपकी कितनी है, मेमोरी आपका कितना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अधिकारी बनिएगा तो ऐसा थोड़ी कि आप जो यहां पे पढ़ रहे हैं ये आपके काम आएगा वहां पे। ये थोड़ी आपसे अधिकारी बनिएगा तो फील्ड में जाएगा तो पूछेगा सुंग वंश पहले आया कि कानवा वंश पहले आया। वो आपको जो आपकी आदत अभी होगी कि कोई भी चीज को, जैसे 50 पेज 60 पेज का डॉक्यूमेंट है, कोई सरकारी कर्मचारी होंगे तो उनको पता होगा कि 50 पेज 60 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है तो पूरा थोड़ी आप पढ़ते हैं। ऊपर का देख लिए कि सेवा में सविनय निवेदन है कि इस टाइप का, ये सब थोड़ी पढ़ते हैं। देख लिए कि उसमें क्या करक्स है, उसका आप कंप्लीट निकालिए, उसको आप समझ गए। ये क्या हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ। स्कैन किए डाले, समझ लिए कि क्या इसका है। तो यही चीज होता है, यही प्रोसेस होता है कि आप आज के डेट में कितना आप मेमोरी कर सकते हैं। तैयारी के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, फैक्ट्स हमेशा के लिए किसी को याद नहीं रहेगा, यह इंसानी फितरत है। लेकिन असली स्किल है कि आप किसी चीज को कितने तेजी से एनालाइज कर सकते हैं। और वही चीज आपको आखिरी के 70 दिनों में करना है जो आपके आके जॉब में भी काम देने वाला है। तो मेरे भाई 70 दिन का क्या है मास्टर प्लान, तो 7 फोकस यानी कि 140 टारगेट सेट करना है केवल बीपीएससी सिविल सर्विस के पैटर्न पर। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, इसको प्रायोरिटी देना है। मिनिमम एडिटर वही है आपको शॉर्ट नोट्स, 15 किताबों का मोह छोड़िए। शॉर्ट नोट्स जो है या आपका जो बना हुआ नोट्स है उसको रिवाइज कीजिए, या फिर अचूक एग्जीक्यूशन यानी कि अगर आपका बना हुआ है तो उसी को रिवाइज कीजिए नोट्स को, और इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो सारथी बैच के साथ जुड़ जाइए, आपको क्रक्स मटेरियल नोट्स मिल जाता है, मेरी तरफ से एडिशनल नोट्स मिल जाता है अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस बैच में क्या है तो मेरे भाई इस बैच में हम एमसीक्यू के माध्यम से कितना, तो 5000 एमसीक्यू है। इस 5000 के एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग आपको क्या कराते हैं, तो 5000 एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, पूरा का पूरा सिलेबस आपका करा देते हैं। साथ ही साथ इस बैच में आपको निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये भी आपको इस बैच में मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मेरा मेंटरशिप ग्रुप है, आप देख सकते हैं इसमें आपको चंपारण सत्याग्रह जो भी आपको हम दिखाए हैं ये देते हैं। और मेरे मेंटरशिप में हम अलग से एडिशनली हम बच्चों को देते हैं। अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं क्या से, तो आदि लाइव कोड को लगा करके अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं तो बाकी इस बैच में आपको देखिए क्रक्स मटेरियल मिल जाता है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का मैगजीन मंथली मिल जाता है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सबका एमसीक्यू के माध्यम से हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कवरेज, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। देखिए इस टाइप का चंपारण सत्याग्रह जैसे कोई भी टॉपिक है आप अगर देखना चाहे तो मेरे मेल पे देखिए बहुत सारा आपको टॉपिक पड़ा होगा। आप जैसे आदि लाइव मेंटरशिप का अगर आप देखेंगे तो जैसे आप को हम देखिए जैसे एक है अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार, जैसे आप देखिए कितना अच्छा अच्छा नोट सब जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देखिए मेरी तरफ से एडिशनल होता है, आदि लाइव कोड लगाएगा तभी मिलेगा ही। ये आपको बैच में जो मिल रहा है बैच में क्रक्स नोट हम अपनी तरफ से अलग से आपको देते हैं। अगर आप ADI-LIV कोड लगाते हैं, कैसे लेना है बता देते, देख लीजिए ध्यान से। तो ये सब देखिए जैसे इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड फैक्ट है। जैसे देखिए 3 मार्च 1899 को बॉयज एसोसिएशन पहला ऐसा एसोसिएशन था ऑर्गेनाइज जो बिहार में ओपन अप हुआ। राज मैदान, अशफाक खान इसके प्रेसिडेंट थे, फाउंडर सूर्य नारायण शर्मा, सेक्रेटरी कमलेश्वरी चरण। इंस्पायर कहा था, बंगाल रिवॉल्यूशनरी से इंस्पायर्ड था। बाकी आप देखिए एक एक पॉइंट, एक एक पहलू है। अब इस बैच को आपको कैसे लेना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे लिखेंगे सारथी, SAA लिखेंगे तो यहां पे आ गया सारथी MCQ 70 सेकंड बीपीएससी प्रीलिम्स बैच। बाय नाउ पे जाएंगे, देखिए प्राइस ये दिखाएगा, कोड ऑलरेडी होगा। यहां पे कोड आप लगाएंगे क्या, तो ADI, फिर से बोलेंगे, बाद में गलती मत कीजिएगा, फिर मत बोले सर आप बोलते हैं रिटर्न नोट्स अपना वाला देंगे लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। ADI-LIV लगाएंगे, उसके बाद आप इस बैच में जाएंगे, इनरोल करेंगे, फिर जाकर के आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कोड आप क्या लगाएंगे, ADI लिख लीजिए, ADI-LIV, उसके बाद अपना नाम और स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम कंफर्म करके टीम से कि आपने AD लाइव मेरे मेंटरशिप में आए हैं नहीं आए हैं, आपको जोड़ देंगे ग्रुप में 8789847319। एक बार हमको कंफर्म करा दीजिएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप जो है जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। उसके बाद फिर आगे फर्दर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, अपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।